हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इतिहास पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में मैंने आपको पूरा जो कि मुस्लिम साम्राज्य से लेकर के आपको दिल्ली सल्तनत तक पढ़ा चुका था। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा चुका हूँ, खिलजी वंश पढ़ा चुका हूँ, और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा ऐसा शासक है जिसने कुआं और नहर का निर्माण करवाया था, ये पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लियर। आज के वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक की हत्या मोहम्मद बिन तुगलक कर देता है। क्लियर। और जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या कार्य करता है, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग समझते हैं। क्लियर। तो आज का टॉपिक यही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक है ना, क्योंकि 1325 में ही गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको बताया था कि जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा होता है तभी ये हत्या कर देता है लकड़ी के महल में। क्लियर। चलिए, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है 1325 ईस्वी में, तो इसका बचपन का नाम जूना खा होता है। क्या होता है? जूना खा। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम होता है जूना खा। और ये मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में कौन है, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। एक तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये जो भी कार्य करता था ना, वो सब गलत होता था, जिसके कारण इसे रक्त पिपासु कह दिया गया है। क्या कहा गया? रक्त पिपासु, है ना। मतलब लोगों का रक्त चूसता था, मतलब लोगों के लिए सही कार्य करने जाता था, लेकिन सही कार्य होता ही नहीं था, वो कार्य गलत हो जाता था। ठीक है, इसलिए इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने का बावजूद भी इसको सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 23 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि अपने दरबार में होली का त्योहार मनाता था। किसका? होली का त्योहार मनाता था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद इसने कृषि के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था अमीर ए कोही। तो ध्यान रखिएगा, अमीर ए कोही विभाग किसके लिए बनाया गया? तो कृषि के लिए। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए अमीर ए कोही एक विभाग बनवाया जो कृषि से संबंधित सभी जानकारियां रखती थी। क्लियर। तो मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन जो भी कार्य अपनाता था ना, वो सब विपरीत हो जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं ना, वो गलत ही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते हैं कि गलत ही हो, है ना, वो हमेशा सही करना चाहते हैं, लेकिन गलती हो जाती है। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा निर्भर होता था और काम सही करना चाहता था, लेकिन अब ऊपर वाले की कृपा उस कार्य ही क्या हो जाती थी? गलत हो जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि हमारे जो सल्तनत काल में जितने भी कृषि के कर्मचारी थे और कृषि करने वाले जो किसान थे, बहुत ज्यादा आमदनी करने कृषि का, तो सोचा कि क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? टैक्स बढ़ा दिया जाए कृषि पर। तो इसने कृषि पर टैक्स बढ़ाया, और कृषि पर जब टैक्स बढ़ाया ना, तो इसने सोचा कि कहाँ बढ़ाया जाए। तो देखिए, दोआब वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिए, दोआब वाले क्षेत्र में। अब दोआब क्या होता है कि जहाँ पे दो नदियां आके मिलती है और दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वही होता है दोआब क्षेत्र। तो दोआब क्षेत्र में क्या क्या इसने कि कृषि पर टैक्स बढ़ा दिया, लगभग 50% कर दिया। क्या कर दिया? 50% टैक्स बढ़ा दिया। जैसे इसने 50% टैक्स बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया ताकि जो फसल अच्छी हो रही है तो उसमें से हमें टैक्स मिले। बट दुर्भाग्य का ये, जैसे ही टैक्स बढ़ाया
उसके जस्ट बाद ही अकाल पड़ गई। वहां पे क्या पड़ गई? अकाल पड़ गई और फसल हुआ ही नहीं। मतलब ये सोचा था कि फसल होती तो 50% टैक्स लेते, लेकिन फसल हुआ ही नहीं और टैक्स लोगों ने दिया भी नहीं। इसके ये प्लानिंग फेल हो गई। फिर इसके दिमाग में और बैठे बैठे और भी आइडिया आता था। इसने सोचा कि क्यों ना राजधानी बदल दिया जाए। क्यों राजधानी बदल दिया जाए? सुनिए, आपको बता दूं, इसके पहले खिलजी वंश हुआ करता था। तो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, मैंने बताया था, उसके समय में सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था दिल्ली पर। ठीक है, तो इसने सोचा कि अगर मैं भी गद्दी पर बैठता हूं तो मेरे ऊपर भी हमला होगा, तो क्यों ना हम दिल्ली से दूसरे जगह राजधानी चला जाए, दक्षिणी भारत की तरफ लेके जाए। तो ये बहुत दिमाग लगाया। इसने क्या किया, हमारा राजधानी जो उसका था दिल्ली, दिल्ली से चला गया दौलताबाद यानी देवगिरी, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है देवगिरी। इसने कहा कि आज से हमारी राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद होगी। लेकिन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे वो दिल्ली में ही काम करते थे। एक तरफ से लोगों को ले जाता था, दूसरी तरफ से वापस आ जाते थे, क्योंकि उनका मन लग चुका था दिल्ली में ही रहना। ठीक है, तो ये इस तरह इसकी प्लानिंग फेल हो गई। मतलब इसने सोचा कि कहाँ कर दिया जाए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कर दिया जाए, देवगिरी जिसको बोलते हैं वहां कर दिया जाए, तो लोग चलेंगे मेरे साथ और हमले का डर कम रहेगा, है ना। मंगोल से हमले का डर कम रहेगा, क्योंकि मंगोल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ? महाराष्ट्र तक, है ना। ये सोच के इसने परिवर्तन किया, लेकिन लोग गए ही नहीं। इसका ये भी प्लानिंग फेल हो गई। तो याद रखिएगा कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद किया था? तो याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद इसके दिमाग में और आया कि यार अब क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ और आइडिया लगाओ, है ना। जो इसके सेनापति हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, इसने सोचा कि क्यों ना सांकेतिक मुद्रा चलाया जाए। क्या चलाया जाए? सांकेतिक मुद्रा। मैं आपको बता दूं कि सांकेतिक मुद्रा क्या होता है ना, कि ऐसी मुद्रा जो इस प्रकार के धातुओं से बनाया जाए जो धातु सबके पास उपलब्ध हो, है ना। यानी कम खर्च में ज्यादा मुद्रा बनाया जा सके। इसके दिमाग में आया, है ना, कि कम खर्च में ज्यादा मुद्रा बनाया जा सके। तो इसके दिमाग में आया कि कम खर्च में ज्यादा मुद्रा बनाना है तो दो ही चीज लेना होगा, या तो तांबा या तो कांसा, है ना। तांबा या तो कांसा। तो तांबा का भी और कांसा का भी दो इतिहासकार हैं, एक फरिश्ता एक बर्नी, है ना। तो उन्होंने ही बताया था कि एक फरिश्ता ने कहा था कि जो है कि कांसे का बनाया था, और तांबा जो है कि किसने कहा था? बर्नी ने। ठीक है, इन लोगों ने बताया था कि तांबे का बनाया था, एक ने कहा कि कांसा का बनाया था, धातु। तो इसने जो मुद्रा बनाया ना, तो मुद्रा बनाया, और मुद्रा जब लोगों के पास गई, है ना, इसने क्या किया, इससे पहले बता दो, उससे पहले सोना और चांदी का मुद्रा चलता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिमाग लगाया कि यार सोना चांदी बचा के रखेंगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्यों ना ऐसी धातुओं का बनाया जाए जो सस्ती हो। तो उसको लगा कि इसी का बनाना चाहिए, तांबा या कांसा का। उसने बनाया, और बना के जैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों के पास पैसा गया, तो क्या कर रहे, ये तो पैसा हम भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि तांबा का था और कांसा का था, सबके घर में तांबा है ना। कॉपर की बर्तन सबके घर में थी। लोगों ने क्या किया, रात भर में पैसा बना दिया। पूरा जितना मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्का चलाया था, रात भर में सबने उसका एकदम डुप्लीकेट सिक्का बना दिया और मार्केट में लेके उतर गए। और जैसे मार्केट में लेके उतरे तो पूरे दिल्ली सल्तनत में खलबली मच गई कि अरे ये तो सिक्का बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन कहाँ से आया पता ही नहीं चला। इस तरह इसकी प्लानिंग फेल हो गई। मतलब सांकेतिक मुद्रा भी चलाया, लेकिन वो भी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने घर घर में मुद्रा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मुद्रा उसकी फेल हो गई। उसके बाद इसने और प्लानिंग किया कि यार क्या किया जाए। अब इसने सोचा कि चलो ईरान पे हमला करते हैं। कहाँ पे? ईरान पे। ईरान यानी ईरान में एक जगह है खुरासान। उसने प्लानिंग बनाया कि खुरासान में हमला करते हैं, यानी ईरान पर हमला करते हैं। तो क्या हुआ कि खुरासान के अगल बगल जो राजा थे ना, उनसे कहा कि मैं हमला करूंगा तो आप मेरा साथ दीजिएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो ये क्या किया, अपनी भर्ती स्टार्ट कर दिया, सैनिकों की भर्ती करने लगा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ताकि तभी तो ईरान पे हमला किया जाएगा। जब ये भर्ती स्टार्ट किया तो भर्ती बहुत ज्यादा सैनिकों का कर दिया, और पता चला कि लड़ाई से एक हफ्ते पहले एक लेटर आया, और जिसमें लिखा था कि हम दोनों, यानी जिसको उसने कहा था कि आप साथ दीजिएगा, ये दोनों राजा के पद से हट चुके हैं। अब इसकी प्लानिंग फेल हो गई। मतलब इसने सोचा था कि खुरासान पे हमला करेंगे, ये भी प्लानिंग फेल हो गई। मतलब आपने देखा कि चार चीजें क्या क्या क्या।
एक तो दबाव में कर बढ़ाया, ये भी प्लानिंग फेल हो गई। लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई कर बढ़ाए, है ना, ऊपर से वहाँ पे अकाल पड़ गया, इसको टैक्स भी नहीं मिला, इसका दिमाग खराब। उसके बाद राजधानी बदला, ये भी फेल हो गया। सांकेतिक मुद्रा चलाया, ये भी फेल हो गया। खुरासान पे हमला किया, ये भी फेल हो गया। मतलब 4 प्लानिंग फेल हो गई। देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और ये प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्लानिंग फेल होती जा रही है। इसने क्या किया कि तुगलकाबाद, मैंने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद के समीप ही, ठीक है, तुगलकाबाद के समीप ही एक आदिल दुर्ग, ध्यान रखिएगा, आदिल दुर्ग और जहांपना नामक 2 शहर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। तुगलकाबाद के समीप आदिल दुर्ग और जहांपना, ये 2 शहर बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के समय ही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा यात्री आया था। तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। ये मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका में। तो मोरक्को जो है कि मोरक्को का जो यात्री था ना इब्न बतूता, वो 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, ठीक है। और दरबार में आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि यार ये क्या नॉलेज रखा है ना, हर चीज़ में नॉलेज रखा था। तो इसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, कि इसे दिल्ली का काजी बना दिया। क्या बना दिया? दिल्ली का काजी। काजी का मतलब होता है जज, है ना। दिल्ली का जज बना दिया कि भाई जो भी समस्याएं होंगी दिल्ली के अंदर तुम ही देखना। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता भारत घूमने आया था 1333 ईस्वी में। लगभग जो है कि 7000 किलोमीटर ये आया था चल के। सोच लीजिए, अफ्रीका से आया था भारत दिल्ली में, लगभग 7000 किलोमीटर आया था ये चीज, है ना। इब्न बतूता कहाँ आया था? दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जब मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया तो उसने क्या किया, इसको दिल्ली का काजी बना दिया, यानी जज बना दिया। और जैसे ये जज बना तो इब्न बतूता ने उसको सलाह दिया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को इसने एक सलाह दिया, कहा कि महाराज एक डाक व्यवस्था होनी चाहिए। डाक व्यवस्था, है ना। पत्राचार तो गयासुद्दीन तुगलक ने लाया था, तो डाक व्यवस्था, ध्यान सुनिएगा, क्या बनाया? डाक व्यवस्था, है ना, डाक व्यवस्था। इसने क्या किया? सलाह दिया। इब्न बतूता जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक को सलाह देता है कि महाराज एक डाक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों को अपने पत्र को दूसरे पत्र को दूसरे के यहाँ भेजने के लिए एक डाक व्यवस्था होनी चाहिए। तो डाक व्यवस्था जो है कि किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पत्राचार, पत्र भेजने की प्रथा किसने लाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। याद रखिएगा क्वेश्चन कि पत्र भेजने की प्रथा किसने लाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। और डाक किसने बना दिया? डाक विभाग किसने बना दिया या डाक व्यवस्था किसने ला दिया? वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने डाक बना दिया किसके कहने पर? तो इब्न बतूता के कहने पर, क्योंकि इब्न बतूता क्या था? जज था। ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्लियर? इब्न बतूता जो है कि पूरी हिस्ट्री मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहानियां जो है कि अपने पुस्तक यानी रेहला, ध्यान सुनिए, रेहला, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो आया हुआ यात्री है इब्न बतूता, उसने पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था रेहला। और रेहला पुस्तक में ही पूरा डिटेल्स उसने नोट पॉइंट्स कर दिया था। तो आगे समझ में। अब देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार मेरा संबंध चीन से भी बनाना चाहिए। किससे? चीन से। तो उसने क्या किया कि इब्न बतूता को ही चीन में भारत के तरफ से राजदूत बना करके भेजा 1342 ईस्वी में, है ना। भारत के राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि चीन को भेजा। किसको? इब्न बतूता को, कि भाई जाओ भारत की तरफ से तुम राजदूत बन के जाओ और कुछ बात करो, वहां पे वो चीज व्यापार के लिए भेजा, है ना, 1342 ईस्वी में। तो ये चला गया था। इतना बात आपको याद रखना है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला पुस्तक लिखा था। ये इब्न बतूता को काजी, दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इब्न बतूता के कहने पर दिल्ली में डाक व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बना करके कहाँ भेजा था? चीन भेजा था 1342 ईस्वी में। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैंने बताया कि इतना सब कार्य इसका फेल हो गया तो लोग इसको कहते हैं कि पागल इंसान है। क्या है? पागल है, रक्त पिपासु है, लोगों का खून चूस रहा है।
है ना, एक तरफ से दिल्ली से राजधानी देवगिरी करता है और लोग जा नहीं रहे हैं और उसको बरियाई लेके जा रहे हैं, खून चूस रहा है लोगों का, इसलिए इसे बोलते थे रक्त पिपासु। और पागल ही बोलते थे, सनकी थे, ये बोलते थे बिग नंबर का पागल है ये। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेगा, पागल और रक्त पिपासु, है ना, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे समझिए, मैंने बताया क्यों कहा जाता है, ये चीज़ आपको समझा दिया। अब समझिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के समय ही ना 1336 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1336 ईस्वी में आपको बता दूं कि दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत को क्या किया था? उसने जीत लिया था। अब वही होता है कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, इसने क्या किया कि दक्षिण भारत में एक नगर था विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य को अलग कर लिया और उसका स्थापना कर दी विजयनगर साम्राज्य की। तो 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो जीता हुआ एरिया था ना, उसको मोहम्मद बिन तुगलक से अलग करा लिया दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने। तो दक्षिण भारत में जो है कि विजयनगर एक साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य किस दिल्ली सल्तनत के शासक काल में स्वतंत्र हुआ था? क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो याद रखिएगा, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जो है कि क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था, यानी दिल्ली से अलग हो गया। किसने कराया था? तो दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक भाई थे दो, इन्होंने दिल्ली से क्या किया कि उस विजयनगर को अलग करा लिया। कब? 1336 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट आएगा 1347 ईस्वी में, है ना। 1347 ईस्वी में एक राजा थे बहमन शाह। कौन था? बहमन शाह। बहमन शाह ने एक बहमनी राज्य बनाया। क्या बनाया? बहमनी राज्य। और ये महाराष्ट्र में, है ना। जब इसने देखा, किसने? बहमन शाह ने देखा कि जब 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति, दो भाई, है ना, विजयनगर को अलग करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। तो ये बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में क्या किया कि बहमनी राज्य जो कि महाराष्ट्र में, वहां से वो अलग करा लिया और कहा कि अब ये अकेले स्वतंत्र हो गया। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो राज्य स्वतंत्र हुए थे, 1336 में और एक 47 में। कौन कौन? तो विजयनगर और बहमनी राज्य। विजयनगर कहाँ है? तो दक्षिण में है, क्लियर। और बहमनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, क्लियर। महाराष्ट्र भी दक्षिण में है, इतना पॉइंट देखिए। विजयनगर आज भी आपको देखने को मिलेगा, विजयनगर, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है 20 मार्च 1351 ईस्वी को, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो जाता है। ये सिंध जा रहा होता है, सिंध पता है ना, पंजाब वाले एरिया में, पाकिस्तान की तरफ। सिंध जाते वक्त क्या होता था? ठट्टा के निकट इसका गुडाल में हत्या हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, क्लियर। तो सिंध जा रहा था तो ठट्टा नामक जो गुडाल था वहां पे क्या किया गया? इसकी हत्या हो गई 1351 ईस्वी में। 20 मार्च 1351 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। अब आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, आप ब्रेन में हमेशा के लिए फिट रखिएगा। क्या चीज? देखिए, आपको पता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मैं आपको बताया था, चलिए बताता हूं। देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, क्लियर। तो मोहम्मद गोरी के साथ जब भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। लेकिन अब सुनिए, जब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान सुनिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला ऐसा शासक होता है दिल्ली सल्तनत का जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर एक दरगाह बनाता है, जो अजमेर में, है ना। अजमेर में दरगाह शरीफ, आपने नाम सुना होगा, यही बनवाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि अजमेर में दरगाह शरीफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बनवाता है। कहाँ पे? अजमेर में। याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनता है अजमेर में। तो कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने पहली बार, है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाता है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक एक और बनवाता है जो बहुत ही फेमस नाम है, निजामुद्दीन औलिया। मैंने बताया था कि निजामुद्दीन औलिया किसके शासनकाल में थे? तो आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक था तब, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय निजामुद्दीन औलिया थे। तो निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका भी कब्र बनवाता है दिल्ली के अंदर। कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना जरूर याद रखना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किसने बनवाया था?
मोहम्मद बिन तुगलक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी। उसके बाद एक और पॉइंट्स आगे चल के आपको बताऊंगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे कौन जाता है अपनी पुत्र मांगने के लिए, है ना, पुत्र को जन्म प्राप्त करने के लिए कौन जाता है इनकी दरगाह पे, ये आगे पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर जब पढ़ाऊंगा, मुगल साम्राज्य, उसमें आपको चीज़ें बताऊंगा। बस आप छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर के 1351 में द एंड हो जाता है। इसके बाद आएगा इसका चचेरा भाई, है ना, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स याद रखिएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक क्या क्या किया था। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।